देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बेशर्मी से भी आगे कुछ देखना है तो पाकिस्तान को देखिए। कटोरा लेकर भीख मांगते हुए हिमाकत करना क्या होता है देखना है, पाकिस्तान को देखिए। मजहब के नाम पर कश्मीर को अपना बताना और उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से चीन से मिलते पैसों की एवज में आंख फेर लेना क्या होता है देखना हो तो पाकिस्तान को देखिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। अपनी बेइज्जती खुद करवाने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका पाकिस्तान थकने और थमने का नाम कहां ले रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसकी और थुक्का फजीहत हो और आने वाले दिनों में उसकी पीढ़ियां पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम पर रो सकें, उन्हें कोस सकें। चीन के कर्ज तले दबते जाने का मामला हो या चीन का पिट्ठू बनकर भारत के अंदरूनी मामलों के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नाकाम कोशिशें, पाकिस्तान अपने मुल्क के हालात सुधारने और आवाम को गरीबी से उबारने के कामों के अलावा सब करने में लगा है। आज की अड़ी की शुरुआत करें उससे पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मेजर जनरल बिशंबर दयाल, कर्नल RSN सिंह साहब और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, पूर्व राजनयिक, भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की तरफ ले जाऊं, ये अहम खबर आपकी नजर, और ये इस खबर के मुतालिक ये जो हम चर्चा करने वाले हैं उसी संदर्भ में ये बड़ी खबर है जो आपकी स्क्रीन पर अब नमूदार हो रही है। चीन की चाल में बुरी तरह फंसा है पाकिस्तान। सऊदी अरब से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया कर्ज, मांगा वापस। सऊदी ने $1 अरब पाकिस्तान से वापस मांगे। 2018 में $3.2 अरब का कर्ज दिया गया था। इसमें $1 अरब कर्ज अभी चुकाने के लिए कहा गया और कहा यह भी जा रहा है कि ये कर्ज चुकाने के लिए पैसे चीन की तरफ से आए हैं। तो चीन किस तरीके से स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर कभी अमेरिका के आगे, और जब अमेरिका से उतनी नहीं मिल रही तो चीन के आगे भीख लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी हिमाकतें छोड़ता नहीं। और इससे पहले कि मैं आगे चर्चा की तरफ जाऊं, ये अहम इंफॉर्मेशन आपकी तरफ, आपके सामने, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक नामाकूल कोशिश हुई और उसको फिर से चपत पड़ी है, फिर से बेइज्जती हुई है, लेकिन पाकिस्तान है, नहीं मानेगा। इस बार क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप नदियां देख रहे हैं, ये जो आप ब्लू डॉट्स यहां पर देख रहे हैं, असल में ये रिवर सिस्टम है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान से निकलने वाली नदियां जो पाकिस्तान का गला तर करती हैं, बजाय शुक्रगुजार होने के कैसे वो एहसान फरामोश है। न सिर्फ एहसान फरामोश है बल्कि जो संधि भारत चाहे तो बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पाला है, उसको माना है। पाकिस्तान एक बार फिर से इसमें किसी तीसरे पक्ष की मदद लेकर मदाखलत की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। चाह रहा था कि वर्ल्ड बैंक, 1949 में वर्ल्ड बैंक भी एक तीसरी पार्टी था जो असल में ऑब्जर्वर था, जिसकी जो एक गवाह के तौर पर मौजूद था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि हुई थी। वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्या था। ये जो नदियां निकल रही हैं, इनमें से आपको 3 नदियां इधर दिखाई दे रही हैं। ये नदियां जो पूर्व की तरफ हैं, ये हैं सतलज, रावी और ब्यास, और इधर आपको रेड ब्लॉक में जो दिखाई दे रहे हैं नाम, चेनाब, झेलम और इंडस। ये असल में सभी नदियां जाकर आगे पाकिस्तान में यहां सिंधु नदी में ही मिलती हैं, और सिंधु नदी आखिरकार जाकर अरब सागर में खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन यहां पर ये 3 नदियों के नियंत्रण का पूरा अधिकार इसको 1960 में जो संधि हुई उसके हिसाब से 1960 सिंधु जल समझौता, उसके हिसाब से ये भारत का अख्तियार था इन तीनों नदियों पर, और इन नदियों के नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। खास शर्तें तय की गई। भारत आज तक उन शर्तों को मानता चला आ रहा है, लेकिन 2 पनबिजली परियोजनाएं जो भारत अब शुरू करना चाह रहा है, जिनमें से एक चिनाब में है और दूसरी नीलम नदी पर, एक का नाम किशन गंगा है और दूसरे का नाम रातेल है। इनको लेकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है।
पाकिस्तान को पूरा पानी दिया जा रहा है, पाकिस्तान को इनफैक्ट जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको दिक्कत है। उसको यह दिखाई नहीं दे रहा कि दियामेर भाषा में वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से चीन की मदद लेकर वहां एक बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। दियामेर भाषा में, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर अब वर्ल्ड बैंक ने दो बातें साफ कर दी हैं। एक, सिंधु नदी जल समझौता बाइलैटरल है और इसको दोनों पार्टियां जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात करेंगी। वर्ल्ड बैंक इसमें अब भूमिका नहीं निभाएगा। और साथ ही उसने ये बता दिया है कि दियामेर भाषा जो बांध बनाया जा रहा है वो ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, लिहाजा वर्ल्ड बैंक इसको कर्ज नहीं देगा। तो यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने एक बाइलैटरल इशू को अंतरराष्ट्रीयकरण करने का उसकी कोशिश की। वर्ल्ड बैंक को उसमें कहा कि आप आइए और उसमें मध्यस्थता कीजिए, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। और ऐसा करने के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर से थुक्का फजीहत हुई है। पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको अब आदत हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान का आप रसूख देखिए और हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कह दिया कि जो मसला आप दोनों के बीच का है उसको आप सुलझाइए। अब सवाल यह है, मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं, कादियान साहब आपके पास, कि इससे खुद उसके घर में उसके हुक्मरानों की अपने ऑडियंस के सामने क्या स्थिति होती होगी? एक मुद्दे को यूं ले जाना और उसमें मार खाकर आना। ये तो कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान मार खा के आया है। उनके हुक्मरानों ने भारत को नुकसान पहुंचाने का अपना मजहब बना रखा है। बार बार वो मुंह के खाते हैं। पहले 1965 में कश्मीरियों को उकसाने की कोशिश की, फिर लड़ाइयाँ लड़ी। 70 साल से वो यूएन में जा रहे हैं, हर बार निराश होकर आते हैं। कभी कहते हैं 72 के जो शिमला एग्रीमेंट है उसको नहीं मानेंगे। इमरान खान खुद बोलता है ये कैसे मुल्क चला रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री समझौता करता है, दूसरा आके बोलता हम नहीं मानेंगे। हम भी बोल सकते हैं कि ये 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये नेहरू के टाइम की, हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम जिम्मेवार देश हैं। ये जो बांध हम बना रहे हैं इन पर काम बहुत पहले शुरू हुआ था, 2007 में हुआ था। बीच में कुछ रोक आ गई थी वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट की वजह से, आर्बिट्रेशन, वो 2013 में हट गई। अब ये दोबारा वही पूरा हो रहा है। पुराने राग को वो रोए जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलने का। वो शायद ये सोचते हैं कि ये सुन के पाकिस्तान के आवाम खुश होगी। मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर होकर बता देता हूँ, आवाम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने अमन से, शांति से भारत के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमारे बहुत समानता है। 100% सर, ये सिर्फ हुक्मरान हैं जो पर ये दिखाई दिया है कि आवाम असल में आवाम नहीं चाहती कि इस तरीके से सियासत किया जाए, और उसको दुखी होता है ये देखकर कि हिंदुस्तान के साथ इस तरह की साजिशें हो रही हैं। लेकिन वहां के हुक्मरान वहां की आर्मी को खुश करने के लिए असल में ये सब करते रहते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। आपका मैं आके आपकी टिप्पणी लूंगा। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको ये बता दूं कि 6:15 बजे हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। आरएसएन सिंह साहब तैयार रहिएगा, आपके पास फौरन बाद आ रहा हूं। 6:15 बजे कश्मीर पर एक बार फिर से रोना रोया है पाकिस्तान ने, और इस पर फिर से कैसे उसको चपत पड़ी है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, ये सिंधु जल समझौता, नदियों के पानी को लेकर हिंदुस्तान ने अपना फर्ज हमेशा निभाया है, लेकिन उसके बावजूद ये रोना ये असल में ये जानबूझकर किया जाता है ताकि एक उलझन भरी कोई चीज उस तरफ पाले में फेंक दी जाए, या अपनी बेइज्जती करवाने की आदत के तहत ये किया जाता है। आरएसएन सिंह साहब। नहीं, पहली बात कि ये सही नहीं है ये कहना कि वहाँ की आवाम नहीं चाहती है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे। अभी आप ब्लास्फेमी वाले केस में देख लीजिए, आप पाकिस्तान का नया एजुकेशन पॉलिसी तो थोड़ा गहराई में अध्ययन करने से फिर ये पता चलेगा कि आवाम एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये कहना बिल्कुल गलत है, और जिनको वो अमन की आशा है ना, वो उस पार जा सकते हैं ये, लेकिन ये गलत बयानबाजी ना हो। दूसरी बात कि आपने जो कहा इसका इंडस, ये देखिए उस समय जियोपॉलिटिकल, ये बदले हुए जियोपॉलिटिकल तीनों बातें आपने जो बताई, ये सऊदी अरेबिया वाला मामला, ये वर्ल्ड बैंक वाला मामला, और जो आपने ये चीन की जो हरकतों की बात की, ये सारा बदले हुए जियोपॉलिटिक्स का आपको एक स्वरूप दिख रहा है। और अगर पाकिस्तान चाइना टेरिटोरियल एम्ब्रेस होता है, जो कि ट्रांसलेट करता है पर्शियन गल्फ में, तो आप क्या सऊदी अरेबिया कंफर्टेबल होगा उसमें? अगर वो चाइना पाकिस्तान
और वो ईरान तक एक्सटेंड कर जाता है, तो क्या सऊदी अरेबिया कंफर्टेबल होगा? एक पाकिस्तान कोई मार्केट नहीं है ऑयल का इतना बड़ा, अब तो अमेरिका भी एक कॉम्पिटिटर होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया कंफर्टेबल होगा? तो ये पूरे, अच्छा जहां तक इंडस रिवर समझौते का सवाल है, तो आप ये देख लें, ये वर्ल्ड बैंक कोई किसने ये किया था? वर्ल्ड बैंक आया क्यों? वर्ल्ड बैंक इसलिए आया क्योंकि पास पैसे नहीं थे उस समय ये डैम्स बनाने के। तो जिस आदमी ने हूवर डैम की जो वो बनाया था, उस आदमी को ये दिया गया, ये टोटल एंड टोटल अमेरिकन प्रोजेक्ट था जी, ठीक है। एंड फॉर वर्ल्ड बैंक रीड यूएसए, फॉर वर्ल्ड बैंक रीड यूएस, इतना तो ज्ञान सबको होगा। फॉर IMF ऑब्लिक वर्ल्ड बैंक रीड यूएस। तो ये हालात बदल गए हैं, और ये हालात अभी तो इसीलिए कोई भी एक्सपर्ट अगर आपके इस पे आता है, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, और एक राउंड मेरे को सबके पास जाना है, इसलिए जवाब को आपके जवाब का सार लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने कहा कि असल में ये वर्ल्ड बैंक ने जब इसमें दखल दी थी, आपको ये समझना चाहिए था कि अमेरिका असल में मदाखलत दे रहा था, और अब चीजें बदल गई हैं और वही अब दिखाई दे रहा है। और ये बात सही है कि तब अमेरिकी विशेषज्ञ और टेनेसी वैली के जो पूर्व प्रमुख थे डेविड एल, उन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद ये इंडस समझौता हुआ था 1960 में। लेकिन विशंबर साहब, क्या 9 साल की मशक्कत के बाद हुए समझौते के बावजूद पाकिस्तान को दिक्कत है? क्या उस समय उनको लगता है कि जरूरी माथापच्ची नहीं की गई थी? देखिए, पाकिस्तान जानता है माथापच्ची की गई थी, पाकिस्तान जानता है, लेकिन जो एक्चुअल स्टेट है आज, वो जो अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे वो ठीक कह रहे थे, ये बदले हुए हालात को दर्शाता है। आज पूरे के पूरे दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के जो सिक्योरिटी हालात हैं, दुनिया में जो देशों के बीच में रिश्ते हैं, एक कंप्लीट चेंज ओवर है। इस चेंज ओवर के तहत जो है भारत स्ट्रॉन्ग इमर्ज किया है, और पाकिस्तान की जो अलायंस थी वो कमजोर पड़ी है। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। पाकिस्तान अब तकरीबन ऑलमोस्ट एक स्टूज स्टेट है, जो कि एक कंप्लीटली चाइनीज डोमिनेटेड स्टेट है। और इंडिया जो है वो इमर्ज करके पिछले 6 साल में इंडिया जैसे इमर्ज करके इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे स्ट्रांग हुआ है, ये पूरा उसको दर्शाता है। चाइना और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को एक अपना स्टूज यूज करते रहे। पहले अमेरिका ने बहुत यूज किया है। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट अमेरिकन बेस था, और ये प्रोजेक्ट फॉल फ्लैट होना था, और अब ये आगे इस पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना वर्ल्ड बैंक से कुछ मिलेगा, ना IMF से कुछ मिलेगा, और पाकिस्तान के पास अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखो। पाकिस्तान हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, बाज नहीं आएगा। नए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ब्रिगेडियर दत्ता और पिनाक रंजन साहब के पास मैं जाऊं, एक अहम खबर आपको बता दूं। चीन की गुलामी का इमरान ने सबूत दिया है। चीनी मजदूरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा है। गुलाम इमरान खान ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी ने पत्र लिखकर शिकायत की है। सेना और अधिकारी को सरकार ने खामोश रहने को कहा है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि वहां पर पहुंची हुई PLA के जो सैनिक हैं, PLA के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को और सैनिकों को जबरदस्ती पोर्क खाने के लिए भी कहा था। ब्रिगेडियर दत्ता, मतलब चीन की हर वाही तबाही मंजूर है पाकिस्तान को? बिल्कुल ठीक कहा दिनेश आपने। पाकिस्तान का पूरा माली तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे पूरा सब्जुगेशन हो चुका है, और पाकिस्तान एक चीन की एक कॉलोनी बन के रह गया है। जिस तरह का मूला मंत्र चीन ने वहाँ फैला रखा है, आप देखिए पूरी पाकिस्तान आर्मी उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं, उनको गार्ड कर रही है। उसमें इवन ट्रुप लेबर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, कोई भी चाहे वर्ल्ड बैंक हो, और कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था, जो वर्ल्ड बैंक है अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक जो रिफ्लेक्शन है वो अमेरिका का रिफ्लेक्शन है। वहाँ कभी भी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक अमेरिकन के खिलाफ के बगैर कोई हुआ नहीं। तो वर्ल्ड बैंक भी जानता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और वो जो पैसा वहाँ दिया जाएगा, इट इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन, और वो उसे वापस नहीं कर सकता। मतलब क्या पहले ये ट्रिपल A से अब AAC हो गया है क्या? पहले आर्मी
आर्मी अल्लाह की जो बात की जाती थी, अमेरिका की बात की जाती थी, क्या अब आर्मी अल्लाह और चाइना हो गया है? पिनाक साहब के पास इस बात को लेकर मैं जा रहा हूं। पिनाक साहब, ये क्या एक वर्ल्ड ऑर्डर और उसके तहत होने वाली चीजों का ये साइड इफेक्ट है, या ये पाकिस्तान है जिसकी नीयत ही हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने की, उसको परेशान करने की? ये बात अलग है कि वो मुंह की खाता रहा है। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये तो पहले हम लोग सुनते थे, इस पे बातचीत भी होती थी, पर अभी तो खैर अमेरिका है नहीं, चाइना है। क्लाइंट स्टेट बनने का जो नतीजा है वो पाकिस्तान अब भुगत रहा है। रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, तो ये तो मेरे बाकी प्रवक्ताओं ने बोल ही दिया है। वो एक जमाना कोल्ड वॉर का था, शीत युद्ध का था, जब अमेरिका ने उसमें मतलब वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हस्तक्षेप किया कि इंडस वाटर ट्रीटी किया जाए। पाकिस्तान को तब वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान उनका एलाई था। आपको मालूम होगा शीत युद्ध में सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के खिलाफ जो शीत युद्ध था, तो उसमें पाकिस्तान उनका एलाई था, तो इसीलिए वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। और ये इंडस वाटर ट्रीटी उसी का एक मतलब मैनिफेस्टेशन। तो अब ऐसा है कि अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में सबसे बड़ा मुल्क जो है, सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अमेरिका है, और वो उनके खिलाफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ नहीं जा सकते। इसीलिए अब ये ऐसा दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक नहीं तो ये कंप्लीट डिटैचमेंट देख रहे हैं आप सब। ये जो बात आप लोग कह रहे हैं तमाम विशेषज्ञ, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में, अब ये दूरी है क्या पाकिस्तान के लिहाज से, या अफगानिस्तान में फोर्सेस के रिट्रीवल को लेकर अमेरिका को जिसकी जरूरत है वो पाकिस्तान है, लिहाजा चाहकर भी वो नहीं हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं? इसके बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स दिखा देता हूं सर, क्योंकि ये जान लेना आवश्यक है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने गाहे बगाहे कश्मीर के मामले को हवा देने की कोशिश की है। 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से वहां पर 370 को एब्रोगेट किया गया है, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने कभी खुद, कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष रूप से ये ले जाने की और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि उसको कभी कामयाबी नहीं मिली। और अब ये बताया जा रहा है कि वोल्कन बॉक्जिर, जो कि तुर्की के रहने वाले हैं और वहां के डिप्लोमेट हैं, और अब यूएनजीए में 75वें सेशन को उनको चेयर करना है प्रेसिडेंट के तौर पर। उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद पाकिस्तान उनको बुलाए जाने की कोशिश होती रही। पाकिस्तान पहली बार उनका दौरा कैंसिल हुआ, जब दूसरी बार वो वहां पहुंचे तो कश्मीर का राग शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अलापा गया। ये बात अलग है कि तुरंत उनको पलटकर जवाब दिया गया। असल में ये सोच रहा था पाकिस्तान की तुर्की तो हमारा दोस्त है, टर्की के दोस्त होने की वजह से हम वोल्कन बॉक्जिर से जो भी चाहेंगे वो करवा लेंगे और यूनाइटेड नेशंस में ये बात कश्मीर का मुद्दा उठवा लेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आपको क्या शिमला समझौता मालूम नहीं है? आप जाकर शिमला समझौता पढ़िए और उसके हिसाब से कश्मीर पर बात कीजिए। ये कितनी बड़ी चोट है इमरान के लिए। अब जाओ मान, कितना कराओगे अपमान? आप देखिए कितने बार कोशिश की है इमरान खान ने और उनकी सरकार ने इस मामले को उठाने की। 11 अगस्त 2020 लेटेस्ट से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की गुहार, यूएनजीए अध्यक्ष ने कश्मीर मुद्दे पर शिमला समझौते की दिलाई याद, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि शिमला समझौते की याद दिलाई गई और यह कहा गया कि देखिए आपको इसके हिसाब से डील करना चाहिए। अगला दिखाइए, 11 अगस्त 2020, 23 मार्च 2020 पाक विदेश मंत्री की गुहार, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चीफ से बात करके कश्मीर का मुद्दा उठाया, कुछ नहीं हुआ। मुद्दा उठाते गए ये दिखाने के लिए हमारा कंसर्न है, उनको मालूम था कहीं से भी जवाब पॉजिटिव नहीं मिलेगा। 15 मार्च 2020 सार्क में इमरान की गुहार, वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। 15 नवंबर 2019 को क्या हुआ था, पाकिस्तान की किस तरीके से उसकी कोशिशों की हवा निकली। यूनेस्को में भारत ने पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद की बात कही। आतंकवाद है वहां के डीएनए में यह बात कही गई। वो गया था कश्मीर मुद्दा उठाने और उसको पलटकर जवाब मिला। और उसके पहले 13 अक्टूबर 2019 एशियाई संसदीय सभा, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाया, शशि थरूर ने इसका जवाब दिया और क्या खूब जवाब दिया था शशि थरूर ने भारत की तरफ से। और यह कहा था कि उनको यह देखना चाहिए कि कश्मीर के मामले में उनका कोई से बनता भी है और नहीं बनता तो उनको बार बार ये रट लगाने की जरूरत क्या है। तो आपने देखा इस तरीके से 24 सितंबर 2019 इमरान खान ने डाले हथियार और कश्मीर के मुद्दे पर इमरान ने माना कि नहीं मिल रहा हमको समर्थन। इमरान कह रहे थे मैं घूमूंगा, जगह जगह जाऊंगा और अलग जगाऊंगा कि देखिए कश्मीरी भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे अंदरूनी मामले पर दखल देने की कोशिश
इमरान ने एक तरीके से मजहब के नाम पर भावनाएं उकसाने का काम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। 19 सितंबर 2019 यूएनएचआरसी में कश्मीर पर प्रस्ताव पास कराने में हुआ नाकाम और कश्मीर पर पाकिस्तान की इस तरीके से एक और हार हुई। 1 सितंबर 2019 पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। मालदीव की संसद में पाकिस्तान को नसीहत नहीं देने की सलाह दी गई। ये कहा गया कि हमको मत बताया जाए कि हमको क्या करना है, और इस बात को लेकर उसको सख्त झटका लगा था कि मालदीव भी ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं ये लगातार होने वाली कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मामला उसको इंटरनेशनलाइज करने की, जबकि धारा 370 को एब्रोगेट किया गया और बार बार उसने मुंह की खाई है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान की आदत में शुमार है। वो जानता है कि मुझको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद वो इस इशू को इसलिए जिंदा रखना चाहता है क्योंकि वहां की आर्मी को इसी से बल मिलता है और आर्मी ही असल में वहां पर सरकार चलाती है। इस बात को आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरसीएन सिंह साहब, ये क्यों है कि वो रट छोड़ नहीं रहा? क्या इसलिए क्योंकि आदत से मजबूर है? अपना सवाल एक बार और पूछिएगा। कश्मीर को लेकर उसकी रट कभी शांत क्यों नहीं हो रही? वो जानता है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें उसका कोई से नहीं बनता। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं और बड़ी बुनियादी बात है कि दुनिया के सामने हमको एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए कि हमारा नेशन बिल्डिंग का बेसिस क्या है, बुनियाद क्या है। और हमारा पाकिस्तान बनने के बाद हमारा नेशन बिल्डिंग का जो बुनियाद ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान भाई रह गए वो पहले गुजराती हैं, राजस्थानी हैं, वो बंगाली हैं और तब वो मुसलमान हैं। पाकिस्तान उसके बिल्कुल उल्टे उस पे बना है फिलॉसफी पे कि ना तो आप बलोच हैं, ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना पठान हैं, आप पहले मुसलमान हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस है, समझे कि नहीं। अब जहाँ तक कश्मीर की बात है तो हमने अभी अपना एक पॉलिसी, अभी सरकार की पॉलिसी आई है कि हम कश्मीरियत पर बहुत ज़्यादा हम उस पर हम फोकस करेंगे। आप अभी वो देख लीजिए, आप जो अभी नई नीति जो बनी है उस पर। हाँ जी। तो हमारा यही फिलॉसफी और हमारा फिलॉसफी तो कामयाब हो गया। जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हम विंडिकेटेड हो गए। तो ये ओआईसी मुझे मतलब आज तक मैं समझ ही में नहीं आया कि ये व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड। आपके पास जा रहा हूं सर, आपकी बात में मोटे तौर पर समझ गया, लेकिन उससे पहले मैं 6:30 बता दूं कि मैं क्या दिखाने वाला हूं। 6:30 बजे हम क्या बात करने वाले हैं, एक बार फिर से उसको फ्लैश कीजिए। 6:30 बजे बात करेंगे कागज पर नक्शा बनाओ पाकिस्तान, खुश होते रहो वो नक्शा बनाकर, और हिंदुस्तान ये दिखाएगा कि असल में किया क्या जाता है नक्शे के अलावा। ये विशंबर साहब, ये दोनों बातें मिलाकर मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। पाकिस्तान की एक कोशिशें यूनाइटेड नेशंस के पास जाकर गुहार लगाने की आदत उन मुद्दों पर भी जिसमें उसकी बनती नहीं है, क्यों ये चाह रहा है वो? क्यों कश्मीर का राग वो छोड़ नहीं रहा? देख रहा है कि उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सऊदी तक सपोर्ट में नहीं है उसके। देखिए, पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान का जिंदा रहना जो है वो पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की सेना का जो आज हालात है वो इसी पर निर्भर करता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को अपने लोगों के सामने कितना उछाल सकते हैं। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास एक ही बहाना है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है। 70 साल बाद सऊदी अरेबिया की हांडी वो चढ़ाते रहेंगे। वहां के आवाम, राज कादियान साहब जिसको आप कह रहे थे कि वहां के आवाम के मुद्दे, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं और वहां के आवाम का नजरिया भी, हालांकि आरसीएन सिंह साहब कह रहे हैं कि नहीं मत देखिए, वहां के बड़ा तबका ऐसा भी है आवाम का जो भारत विरोधी मानसिकता ही रखता है। आपका नजरिया क्या है? ये काठ की हांडी कश्मीर में वो चढ़ाते रहेंगे और चढ़ती रहेगी वहां के हुक्मरान? देखिए, हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे आवाम की आवाज में वजन है, हम उसी तुलना पाकिस्तान में से कोई आवाज आ रही है वो डेमोक्रेसी नाम के मैं चाहूंगा वो आवाज जरा म्यूट कर दीजिए। राज कादियान साहब की ही आवाज आए, उनके आसपास से कोई और आवाज ना आए, ये सुनिश्चित कर दीजिए। राज कादियान साहब, आपका शायद आप उस पर फीडबैक भी ले रहे हैं, उसको आप बंद कर देंगे तो मुझे आसानी होगी। जी जी कादियान साहब, ये कह रहा था कि फर्क दोनों आवाम में, हमारे आवाम की जो आवाज़ है उसमें वजन है क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, उसको आवाम चलाती है।
पाकिस्तान में अथॉरिटी सारी आर्मी के पास है, जिम्मेवारी सारी सिविल वालों को दे रखी है। आज के दिन इमरान की हर मिनिस्ट्री में एक जनरल को नियुक्त कर रखा है सलाहकार, ताकि कंट्रोल के बाहर कोई ना निकले। तो इमरान खान या इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी वो तो एक शतरंज का मोहरा है, उसको वो चलाते रहते हैं। और ये वजह है कि जब कोई दिक्कत आती है पाकिस्तान में, बाढ़ आए, कोई भूचाल आए, तो सिविल गवर्नमेंट आगे हो जाती है। लेकिन ये हालात तो इस तरफ इशारा करते हैं कि रेस्ट ऑफ द नेशंस हैव एन आर्मी, हियर आर्मी हैज अ नेशन, आर्मी हैज अ कंट्री। पिनाक साहब, इस पर आपकी टिप्पणी? बात सही है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पीछे से सब, मतलब ये जो लोग सब कठपुतली है ना, आ रहा हूं दत्ता साहब, आ रहा हूं, चलाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए, कोई आंच नहीं आना चाहिए। और आज सारा जो आता है फेलियर का, फ्लड्स का, इकोनॉमी का, वो सिविलियन गवर्नमेंट पे आ जाता है, पर पाकिस्तान आर्मी पीछे से सब चला। तो ये एक बहुत ही, और आज जब मैंने इस बात, बहुत ही मजेदार सिस्टम है जिसमें मैं काम मैं करूं पर मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ये है सिस्टम वहां पर। तो पाकिस्तान आर्मी खुश है इससे, और कश्मीर का मुद्दा जो है वो नहीं छोड़ेंगे, उस पे आग वो लगाते रहेंगे, क्योंकि वो अब उनके डीएनए में चला गया है कि हम। और सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या ये पाकिस्तान के ही अंदर लगी हुई आग है कश्मीर को लेकर, या ये चाइना उसको सुलगाता है हवा देकर? ये भी मैं आपसे समझूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं। पाकिस्तान की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत, पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना चीफ का बहुत बड़ा खुलासा। भारत ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की, पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए उकसाया। 1965 में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का बयान, और ये अड़ी के एक नियमित दर्शक मिस्टर गिल ने हमें भेजा और कहा कि इसको जरूर शामिल कीजिए। सुनिए, ये बहुत अहम है, बहुत आवश्यक है। एक्स एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान के स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ये जो चारों युद्ध हुए हैं, हमने शुरुआत की है, कभी भी हिंदुस्तान ने शुरुआत नहीं की। ब्रिगेडियर दत्ता, इससे बड़ा कन्फेशन क्या होगा? बिल्कुल दिनेश, ये बहुत अच्छी क्लिपिंग आपने दिखाई है, और ये पाकिस्तान की मंशा को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान किस कदर भारत पे हमला करता आया है या उसने यलगार किया है। आप सन 48 में देखिए, उसने कबायलियों को भारत में दाखिल करने की कोशिश की। सन 65 में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं, जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, वो खुद बता रहे हैं कि अखनूर डैगर या अखनूर बल्ज में जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और उसको इनिशियल कुछ गेन्स भी मिले थे। अमेरिका का सपोर्ट था जब उसके पास 10 रेजिमेंट्स हैं सेंचुरियन टैंक्स की आई थी, और उसने 99 में फिर कारगिल में इसी चीज़ को दोहराना शुरू किया। उसको सबक लेना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में, जैसा कर्नल साहब ने अभी बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान को डिसमेंबर किया गया जी, और जिस तरह से 1999 में कारगिल में उसकी करारी शिकस्त हुई, वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सर, लेकिन हर जगह पिटने के बाद देखिए, यहां वो खुद मान रहा है कि चारों बार उसने इनिशिएट किया। हर बार जिस भी मुद्दे को लेकर वो उठा रहा है, हर बार उसको चपत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहा है। सर, क्या इतनी बेइज्जती सहते जाना, राज कादियान साहब, क्या ये चीन की वजह से हो रहा है? चीन उसको भड़का रहा है, उकसा रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, बेइज्जतियां सहते रहो, लेकिन लगे रहो मेरे एजेंडे पर। चीन तो आज के दिन पाकिस्तान का अन्नदाता है, जो वो कहेंगे उनको करना पड़ेगा। और चीन भी भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उनको सुपर पावर बनना है तो इस पूरे रीजन में भारत ही एक ऐसा देश है जो आंख मिला के उनके सामने खड़ा हो सकता है। तो चीन और पाकिस्तान के आजकल जो इरादे हैं वो दोनों बराबर हैं, और चीन पीछे बेशक रहे लेकिन पाकिस्तान को उकसाता रहेगा। आपने ये लड़ाई शुरू करने की बात की, 71 मत भूलें, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे 11 एयरपोर्ट जो वेस्टर्न रीजन में हैं उन पर हमला किया था। उनको उम्मीद थी कि जैसे इजरायलीज़ ने इजिप्शियन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे 1967 में, वो भी शायद कर पाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन शुरुआत 71 की लड़ाई भी पाकिस्तान ने की थी, हमेशा करता है। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर, उनको उम्मीद थी कि कश्मीरी लोग खड़े हो जाएंगे, ये कभी नहीं बदलती।
वो हर एक बार अपनी बदनीयत दिखाने की शुरुआत करता है, हर बार पिटाई खाता है। लेकिन एक बात जो आपने कही सर वो बहुत अहम है कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि चीन की कठपुतली है पाकिस्तान का चेहरा जरूर सामने होता है लेकिन एजेंडा असल में चीन का होता है। और इसीलिए पाकिस्तान से जुड़ी हुई है खबर हम जानबूझकर चीन ब्रेकिंग के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। और आगे हम आपको ले चलते हैं उस तरफ जहां देखिए एक तरफ वहां वो इलाका जहां भूटान में कभी कोई विवाद नहीं था, उसको भी अपना बता रहा है चीन। सक्तेंग सेंचुरी, इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं था। लेह में उन इलाकों को अपना बताने की नियत से आगे बढ़ रहा है जहां पर कोई विवाद नहीं था। आप ये जानते हैं कि चीन की ये हरकत है, चीन की ये मंशा है और चीन की आदत है कि हमेशा जहां पर उसका कोई अधिकार नहीं बनता वहां पर भी पहुंचकर वो ये बताता है कि देखिए हिस्सा मेरा है, ये जगह मेरी है। अब यही आदत पड़ गई है पाकिस्तान को और उसने एक नया नक्शा जारी कर दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हड़ पे बैठा है और यहां नया नक्शा जारी करके क्या कहता है कि कश्मीर हमारा है और उधर सरक्रीक और जूनागढ़ हमारा है। देखिए वो कैसे कर रहा है, चीन का यार खाएगा मार, कैसे हम कह रहे हैं चीन की यारी कहते हैं सोहबत का असर होता है, वो पराए माल को अपना बताता है। पाकिस्तान ने भी यही शुरू कर दिया। यहां बहुत ध्यान से देखिए आप, यहां पर आप देख रहे हैं ये इलाका कश्मीर को लेकर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर वो इसको देखता रहा, वो ये कहता रहा कि हमारा है वरना उनको खुद मुख्तारी का अख्तियार हासिल है, ये सब कहता रहा वो। लेकिन यहां पे लेकर दावा बहुत दिनों बाद उसने वापस ठोका है। ये कौन सी जगह हम कह रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए। उसने अपने नक्शे में इस जगह को गुजरात में सरक्रीक, आप जानते हैं सरक्रीक वो हिस्सा है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद रहा। लेकिन पिछले कई सालों से इसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था, बल्कि बीच में बातचीत हो रही थी। विवाद इस तरह का तो कतई नहीं था कि विवादों की श्रेणी में लाकर वो अखबारों की सुर्खियां बने। लेकिन एक बार फिर से सरक्रीक को, जूनागढ़ को उसने अपने इलाके बताते हुए नक्शा जारी किया है। और जब उससे यह पूछा गया कि ऐसा किया क्यों है, इससे हासिल क्या होगा, उसने कहा नक्शा बनाकर हम अपनी मंशा तो जाहिर कर ही सकते हैं, अपनी पोजीशन तो साफ कर ही सकते हैं। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से, यह है सिंध का इलाका जो पाकिस्तान में है। भारत का दावा कहां है सरक्रीक में और पाकिस्तान का दावा कहां है, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये असल में उसको वो ग्रीन लाइन कहता है, हम इसको यहां येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक सरक्रीक में कहता है कि असल में ये जो पूर्वी तरफ का जो हिस्सा है ये हमारा है और ये पूरा का पूरा हमारा है, वो ये कहता है। भारत क्या कहता है, भारत का हमेशा से कहना यह रहा है कि वाटर जहां पर दोनों वाटर बॉडी होती है दो मुल्कों के बीच में, वहां पर हमेशा अगर मान लीजिए ये एक मुल्क है और ये एक मुल्क और बीच में पानी है तो उसकी जो बीच की जगह होगी वो दोनों तरफ विभाजनकारी रेखा के तौर पर काम करेगी। और इसलिए वो ये कह रहा है कि वो हमारे ये जो लाइन है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ये सही है और इसको माना जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हवाला ये दिया जाता है कि 1914 में जूनागढ़ के जो राजा थे उनके बीच में और हमारे बीच में एक संधि हुई थी, इस हिसाब से जूनागढ़ का इलाका, ये सरक्रीक का पूरा इलाका, यहाँ की मनावदर का इलाका भी हमारा है और इसको वो अपने नक्शे में दिखाता भी है। सरक्रीक वाला हिस्सा आपने देख लिया और ये अहम क्यों है वो भी आपको बता दूं, क्यों वहां पर वो निगाहें बनाए हुए हैं। हालांकि आप देखेंगे तो ये उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, 96 किलोमीटर इसका पूरा स्ट्रेच है और इसको ओरिजिनली बाण गंगा कहते हैं। अब आप सोचिए बाण गंगा जिस जगह का असल में नाम हो, क्या वो पाकिस्तान के अख्तियार की जगह हो सकती है? लेकिन फिर वही है कि ऐसे तो लव और कुछ भगवान राम के जो बेटे हैं उसी के नाम पर उन्हीं के नाम पर लाहौर पड़ा था, वो भी तो पाकिस्तान के पास ही है। तो असल में हिंदुस्तान का जो था वही पाकिस्तान के पास है और इस हिसाब से वो ये कहता है कि ये भी हमारा है। मतलब ये चीन वाली आदत आप देखिए, दूसरे के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाकर, यही नेपाल को उसने आदत डाली, नेपाल भारत के हिस्से को अपने पास दिखाकर ये बताता है कि देखिए ये हमारा है। अब पाकिस्तान को ये आदत डाली, इन दोनों के जरिए असल में खेल कौन खेल रहा है, चीन खेल रहा है। तो ये सरक्रीक वाला मामला मैंने बताया और यहां जो आपको दिखाई दे रही हैं ये तस्वीरें, ये असल में एक कहानी बयान करती हैं। ये जो राजा साहब आपको दिखाई दिए, ये जूनागढ़ के राजा आपको दिखाई दिए, इन्हीं के बीच में सिंध की जो गवर्नमेंट थी और इनके बीच में जो संधि है उसी का हवाला दिया जाता है। यहां वो राज परिवार दिखाई दे रहा है जिसने वो संधि की थी और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही जूनागढ़ असल में हमारा बनता है, मनावदर भी हमारा बनता है। और ये सरक्रीक वाला हिस्सा भी मैंने आपको बताया किस लिहाज से वो कहता है। 1914 उसको याद है लेकिन 1925 उसको याद नहीं है। सुविधा के हिसाब से उसको सन तारीखें याद हैं और सुविधा के हिसाब से वो भूल जाता है, मार खाता है लेकिन चीन के हाथों में खेलता है। आइए इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास में चलता हूं। अब ये नक्शा जारी करना और ये कहना कि देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपनी पोजीशन साफ करें किसी एक हिस्से को लेकर और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। पिनाक साहब, ये मूर्खता से ज्यादा क्या हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये बता दूं, वो जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है
जो बॉर्डर्स का, जिसको मीडियन प्रिंसिपल कहते हैं, यानी अगर वाटर बॉडी हो तो उसका जो बीच का जो हिस्सा है उस लाइन को माना जाता है। तो पाकिस्तान के तो कोई नहीं मानेगा। अगर उनको इतना मतलब इस पे वो लड़ाई करना है तो वो जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाए। अगर ये मत भूलिए कि वो भी आर्बिट्रेशन का एक अवार्ड था, वो जो रन ऑफ कच्छ में जो डिस्प्यूट था वो 60s में, वो एक इंटरनेशनल अवार्ड था, उसी की वजह से वो लाइन बनी। अब बात रही कि वो पाकिस्तान अब क्या मैप्स क्यों बना रहा है, क्योंकि ये मैप्स एक ख्वाहिश है बोल दीजिए, क्योंकि नहीं, लेकिन मुझे ये समझाया जाए सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि कहीं पर किसी जगह की एक सरकार उठेगी और मैप बनाकर उसको जारी कर देगी, या वहां संसद बुलाएगी, वहां के संविधान में कोई आर्टिकल होगा जिसके तहत नक्शा बनाने का काम होगा। वहां कोई नक्शा बनाने में कोई मेहनत भी लगती होगी कि एक दिन उठे, कोई कागज उठाया और उसमें एक लाइन खींच कर दे दी कि साहब ये है हमारा नया नक्शा। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये मजाक चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसकी कोई सैंक्टिटी है नहीं, और पाकिस्तान का यही एम रहता है। देखिए, 12 राउंड्स की टॉक्स सर क्रीक के ऊपर हो चुकी हैं, और 2008 में दोनों देशों के बीच ये सहमति हुई थी जिसमें उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो डिलिमिटेशन है, या जो उसका और भी उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, और नक्शे बदस्तूर बदली किए गए थे दोनों देशों के अंदर। तो जब पाकिस्तान जब उस एग्रीमेंट को मान चुका है और उसको मान्यता दे चुका है, तो अब मुझे कोई वजह नहीं दिखाई देती कि पाकिस्तान अब क्यों इस पे जाएगा, क्यों ऐसा कर रहा है। वो क्यों अपने ही बनाए हुए और एक्सचेंज किए हुए नक्शों को वो नहीं मान रहा है। इसी तरीके से चीन ने भी ये कहा जाता है कि 2003 में 2004 में एक मैकेनिज्म बनाकर जब चीजें फाइनल हो गई थी लेह लद्दाख के संदर्भ में, तो नक्शे एक्सचेंज हुए थे। चीन ने उसको कुछ दिनों बाद फाड़ दिया, दस्तखत करने के बाद भी। ये क्यों है सर, मैं समझूंगा। आपके पास आ रहा हूं सर, लेकिन अब सवाल लेने की बारी है। आरएसएन सिंह साहब, कादियान साहब और विशंबर साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं इन सवालों को लेकर। अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो वो भी कर सकते हैं। सवाल दर्शकों के ये रहे। राम भगत शर्मा कह रहे हैं, महोदय, भारत जो भी कार्रवाई करता है नियम और कायदे से करता है, इसलिए विश्व समुदाय भारत की बात मानता है। पानी अपने हिस्से का रोकेगा, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पाक का स्टैंड हर जगह गलत है, इसलिए विश्व समुदाय, यहां तक कि मुस्लिम देश भी उसकी बात नहीं मानते। राज कादियान साहब, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? हाँ, देखिए, ये सर क्रीक और जूनागढ़ के मेरे दो ब्रीफ पॉइंट हैं। ये इंटरनेशनल रूल है कि अगर पहाड़ों में दो देशों के बीच में बाउंड्री बनानी है तो वाटरशेड को फॉलो करती है, क्रेस्ट लाइन को, और रिवर में करनी है तो आपने ठीक कहा, चैनल के बीच में से जाती है। जहाँ तक जूनागढ़ का सवाल है, ये बड़ी एक अद्भुत बात है, अजीब बात है कि कश्मीर में वो आज तक प्लेबिसिट का राग अलापते हैं। जूनागढ़ में जबकि 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसिट हुआ था, 99% से ज़्यादा लोगों ने भारत के साथ मिलने की राय दी थी, वहाँ वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो तो नवाब साहब रात को एस्केप करके पाकिस्तान चले गए। तो रायशुमारी भी जहां रास आए वहीं चाहिए, वरना रायशुमारी नहीं चाहिए। गजब का इनसाइट दिया सर आपने। अगला सवाल और अगली टिप्पणी जल्दी से दीजिए। पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जिसका कोई भी प्रधानमंत्री ना तो चैन से जी सका है और ना ही मर सका। जो भी पीएम बने सब मार दिए गए। एक दो जो विदेश भाग कर गए थे उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल वो भी मारे जाएंगे जैसे वो वापस आए। इनसे आप क्या अमन की उम्मीद कर सकते हैं? यही बात आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं। आरएसएन साहब, क्या इसका मतलब यह है कि अब आपने ये बात बड़ा हाईलाइट करके बोली थी कि क्या अमन की अब कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान के कॉन्स्ट्रक्ट में ही नहीं है। आप क्या अमन, उनके आपके हीरोज उनके विलेंस हैं, उनके हीरोज आपके विलेंस हैं। वो अपने पूर्वजों से नफरत करते हैं, आप अपने पूर्वजों से मोहब्बत करते हैं। उनका जो पूरी आप लड़ाइयों का आपने लिस्ट दिया 47 से लेके ये 65 तक, उसमें आप ये क्यों भूलते हैं कि उसको मजहबी आईना से क्यों नहीं देखते हैं आप? और कौन कहता है कि मजहबी आईना नहीं था? आप किसी एक्सपर्ट को ले आइए मेरे सामने, अगर मजहबी आईना नहीं होता तो वो टेरिटरी के लिए लड़ाई होती। अगर मजहबी आईना नहीं होता तो टेरिटरी की लड़ाई नहीं होती। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।